हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? Can you all hear me? We will just wait for one more minute for the others to join and then I'll start, okay? So, you all have received my message about your MCQ2 and assignments. You already have submitted 2 assignments. Once our third unit will be completed, I will then give you the third assignment. And from the fourth unit, once that will be completed, I'll give you the fourth assignment. So, सिलेबस भी आपका जो मॉड्यूल सेकंड जो ये है और एमसीक्यू टेस्ट का जो आपका सिलेबस है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है टेक्स्ट पे व्हाट्सएप ग्रुप में। वो आप सभी को मिल चुका होगा। लेक्चर के टाइम पर ही इस बार टेस्ट होगा। यस जसमन, यू वांट टू से समथिंग? नो मैम। ओके, तो किसी को उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन द लेक्चर्स, टू डिस्कस थिंग्स, टू डिस्कस प्रॉब्लम्स, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, लेक्चर से रिलेटेड हो, टेस्ट से रिलेटेड हो, असाइनमेंट से रिलेटेड हो, या और भी कुछ। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं, इसके अलावा भी अगर कुछ आ रही है आपके डिपार्टमेंट में कुछ है, तो वैसे तो आपके पास अपने एचओडीज हैं ही, कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, आप उनसे भी डिस्कस करिए। बट मैं सोच रही हूँ कि लास्ट के जो 2-3 मिनट होते हैं लेक्चर के, या 5 मिनट से हर लेक्चर के हमारे, हम उसको इंटरेक्शन राउंड बनाएं और आप सभी अपनी प्रॉब्लम्स या कुछ भी जो भी आप शेयर करना चाहते हैं आप वो सब करें, सो दैट आई वुड ऑल्सो बी नोइंग यू ऑल मोर, और आपको भी शेयर करके कुछ शायद अगर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने लास्ट टॉपिक में लिवरेज तक हम कंप्लीट कर चुके थे। वी हैड कवर्ड both kinds of leverages and degree of leverages and the formula through which we can calculate the leverages also. Now the next topic as per your module is, हम topic after topic चल रहे हैं as per your syllabus, exactly as your syllabus, next to next topic मैं cover करती जा रही हूँ। तो module 3 का जो पहला topic था वो हम complete कर चुके हैं। उससे related किसी को कुछ queries हैं तो मुझे आप पूछ सकते हैं अभी भी या बाद में भी, जब भी कभी आप चाहें। EBIT EPS एनालिसिस अब नेक्स्ट आप हमारा टॉपिक है। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने क्लास हम लोगों ने नहीं लिया था, अदरवाइज ये वाला टॉपिक हम कवर कर लेते। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड with this EBIT and EPS analysis. I'll just explain you or give you the overview what exactly is that. Although we have covered ये दोनों टर्म्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले टॉपिक में। EBIT was
हमें वहां से जो पता चला था, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मीन्स दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन which has, yes Arpita beta, okay, so any earnings which a company earns before paying its interest to the debenture holders or any other liability of the investment and taxes, कि हमें EBIT में से इंटरेस्ट पे करना होता है और उसके बाद हमें टैक्सेस भी पे करने होते हैं. सो दोज आर EBIT एंड EPS. EPS इज अर्निंग्स बिफोर, सॉरी, EPS इज अर्निंग्स पर शेयर, जो कि हम अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ dividend. We should always remember dividend is to be distributed to shareholders, interest is to be given or paid to डिबेंचर होल्डर और एनी अगेंस्ट एनी लोन, बैंक लोन या जो भी कुछ होता है. सो हमारी जो कैपिटल होती है जनरली वो दो तरह से, दो पार्ट्स में ही होती है. डेट कैपिटल बोलते हैं हम उसको, DEBT डेट, विच इज डिबेंचर्स कैपिटल या कोई बैंक लोन है. और जो हमारा शेयर कैपिटल होती है, दूसरा पार्ट शेयर कैपिटल का होता है, जो कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का होता है. प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनको भी डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर्स जो हैं उन पर भी डिविडेंड मिलता है. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इक्विटी से पहले मिलता है, प्रेफरेंस दी जाती है और एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया जाता है. इक्विटी, ये सब मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि आपका एमसीक्यू में भी शायद कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पूछूं, और पहले भी पूछ चुकी हूँ मैं MCQ 1 में भी, शायद आपको ध्यान होगा. तो अर्निंग्स पर शेयर जो है ये हम लास्ट थिंग रह जाता है हमारे पास, कि वो अर्निंग्स जिसमें कि हमने सब कुछ अपना अर्निंग में से पे कर दिया, जो भी हमारी लायबिलिटीज थी, हमारी जो भी कॉस्ट लगी थी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कुछ भी जो भी था वो सब भी हमने इसमें से निकाल लिया है. उसके बाद इन अर्निंग्स में से अगर हमें कुछ रिटेन करना है तो हम वो रिटेन अर्निंग्स भी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए कर चुके हैं. सब लाइबिलिटीज पे करने के बाद, सब कुछ इन्वेस्टमेंट्स का भी प्लान करने के बाद जो हमारी अर्निंग्स बच जाती हैं, उनको अर्निंग्स को हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. पर शेयर वो अर्निंग्स क्या होती हैं, दैट इज EPS, अर्निंग्स पर शेयर पे. एक इक्विटी शेयर पे हमने इस बारी अपने आउट ऑफ अर्निंग्स में पर शेयर पर कितना पर शेयर पर कितना शेयर आ रहा है हमारी अर्निंग्स का, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इज अर्निंग्स पर शेयर. इन दोनों चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे इसमें. तो हम इसमें जनरली क्या करेंगे कि हम दो चार सिचुएशंस को एग्जांपल्स लेके इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स या इलस्ट्रेशंस को हम लेकर एग्जांपल ये एनालाइज करेंगे कि किस तरह से हम बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर हम फॉलो करें, हम इक्विटी करें या डेट लें या दोनों का मिक्सचर लें या तीनों फॉर्म्स का मिक्सचर लें, जो भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस हैं, और कौन सा हमें जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम अर्निंग्स देता है EPS पे. क्योंकि हर कंपनी का मोटो यही रहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ. वो किस लिए, एक तो ग्रोथ ऑफ द कंपनी के लिए और ताकि हर कोई अर्न कर सके, और दूसरा कि हमारा अर्निंग्स पर शेयर बढ़ सके, EPS बढ़ सके. तो कौन से फॉर्म ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को हम चूज करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि हमारा अर्निंग्स पर शेयर बढ़ सके. तो हम वो एग्जांपल्स लेंगे. उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एनालिसिस है क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और फिर हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे. सो EBIT एंड EPS एनालिसिस एन इंपॉर्टेंट टूल यूज टू ऑप्टिमाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पहले टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं कि हमारा क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे स्ट्रक्चर कैपिटल में. प्रेफरेंस है, इक्विटी से कितना आया हुआ है, डिबेंचर से कितना आया हुआ है, बैंक लोन से कितना आया हुआ है, और कितना हम अपने अगर रिटेन अर्निंग्स हैं तो उसको भी यूज कर रहे हैं, तो कितना परसेंट कर रहे हैं, क्या सारा कर रहे हैं, ऑल दैट. सो वो सारा कुछ जो भी पैसा हमारा हमने मार्केट से उठाया हुआ है और अपने बिजनेस में लगाया हुआ है और फर्दर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो टोटल वो हमारा कैपिटल होता है. और उस कैपिटल का स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमाइज कर पाते हैं EBIT और EPS एनालिसिस से. किस लिए करते हैं हम ये, फॉर द हाईएस्ट अर्निंग्स फॉर शेयर होल्डर्स, EPS, अर्निंग्स पर शेयर. इसको हम ताकि अपने शेयर होल्डर्स को हाईएस्ट अर्निंग्स दिलवा पाएं, इस वजह से हम ये एनालिसिस करने से हमें हेल्प मिलती है. सो दैट विच कैपिटल स्ट्रक्चर वी शुड हैव फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, और थ्रू विच कंपोनेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस वी शुड रेज आवर कैपिटल. ठीक है. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सेंसिटिविटी ऑफ EPS.
at given level of earnings बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। देखिए इंटरेस्ट और टैक्सेस ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता है कि कितनी होंगी। टैक्सेस भी हमें पता है एज पर दी गवर्नमेंट पॉलिसी कि हमारी इंडस्ट्री पे कौन सा टैक्स लगता है, कितने परसेंटेज का जीएसटी हमको कब कब पे करना पड़ेगा, ये सारा कुछ एज पर दी पॉलिसी। बीइंग द फाइनेंस मैनेजर वी शुड हैव द गुड नॉलेज ऑफ इट। और ये सब फाइनेंस डिपार्टमेंट का या फाइनेंस हेड का या जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस हेड होता है उसको ये सब नॉलेज होती भी है। तो हमें टैक्सेस का पता है पहले से कि हमें कितना देना है। और उसके बाद इंटरेस्ट, क्योंकि हम वो फिक्स्ड इंटरेस्ट पे कैपिटल उठा रहे हैं मार्केट से, तो ये भी हमको पता है। यानी कि ये दो चीज़ें फिक्स्ड हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमको पहले से ही पता है। अगर हम रेज कर रहे हैं तो हमें पता है कि रेज करने से हमें कितना परसेंटेज पर ये मिलेगा। डिबेंचर्स, कैपिटल या बैंक लोन अगर हम लेते हैं तो बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये सब कुछ उस इंटरेस्ट में आ जाता है। और टैक्सेस भी हमको पता होता है। तो ईपीएस और ईबीआईटी ये एनालिसिस हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि ईपीएस जो है हम उसका कितना लेवल बढ़ा सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारी ईबीआईटी है, यस, ईबीआईटी इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो वो सारी अर्निंग्स जो हमारी इंटरेस्ट को और टैक्सेस को पे करने से पहले हैं, उस पर्टिकुलर अर्निंग्स को अगर हम इंक्रीज कर पा रहे हैं तो हमारा ईपीएस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। और अगर हमारा इंटरेस्ट हमें कम पे करना है, फॉर एग्जांपल हमने डेट से लिया ही नहीं है, तो इक्विटी को ऑब्वियसली हमें ज़्यादा पे करने मिल सकता है, क्योंकि ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट भी लेस करेंगे। और अगर हमें इंटरेस्ट नहीं देना होगा, यानी कि अगर हमने डिवेंचर्स से कोई फंड नहीं रेज किया है, तो बाकी सारा पैसा फिर हम इक्विटी में डिवाइड करेंगे एज डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनालाइजिंग हाउ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इंपॉर्टेंट टू रेज द वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस जो ये हो गए कि कहाँ से मैं कितना कैपिटल रेज करूँ, कितना अमाउंट या शेयर ऑफ माई कैपिटल स्ट्रक्चर हम रेज करें एज द फाइनेंशियल मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, it is very important decision and it helps in valuing the firm, yeah, valuation, doing the valuation of the firm. An optimal financing structure minimizes the cost of capital and maximize the earning. यानी कि हम अपने फाइनेंशियल या कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमल तब कह पाएंगे। हमारा पहला ही इस इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था, इट इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हम कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज करने का फोर्थ पॉइंट पर दोबारा आइए। एंड ऑप्टिमल फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर मिनिमाइजेस द कॉस्ट। कैसे पता चलेगा कि हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमल है या नहीं, वो तब होगा जब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम कवर कर चुके हैं, टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम समझ चुके हैं। वो कॉस्ट जिस जो कि हमें पे करना पड़ रहा है मार्केट से वो कैपिटल को रेज करने के लिए, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। अगर हम वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करते हैं, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर विच मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की को रेज करने का जो कॉस्ट था, अगर वो कम से कम है हमारा, हमारे स्ट्रक्चर का जो हमने रखा है, एंड मैक्सिमाइजेस द अर्निंग्स, और जो हमारी अर्निंग्स हैं, अर्निंग्स पर शेयर हो गई या शेयर होल्डर्स की भी हैं, तो उसको मैक्सिमाइज करता है, का मतलब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है, आइडियल है, गुड है, अच्छा है, एंड इट इज गुड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमाइज कर रहा है अर्निंग्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कर रहा है मिनिमाइज। जितना कम कॉस्ट होगा कैपिटल का, उतना ही हमारी अर्निंग्स ज़्यादा होंगी, वरना हमें सारा कॉस्ट कैपिटल में दे देना पड़ेगा, चाहे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कह लो या इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या वट एवर, किसी भी फॉर्म में अगर हम कुछ भी पे कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो हमारी अर्निंग्स को तो लेस करेगा ही करेगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी एक बार लिवरेज वाली स्लाइड में आपको पढ़ा चुकी होंगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंसिंग लिवरेज कौन कौन से हम कवर करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये फिक्स कॉस्ट, मतलब जो भी हम कॉस्ट अपनी अर्निंग्स में से लेस कर रहे हैं। सेल्स में से हमने अपनी वेरिएबल कॉस्ट लेस किया पहले, जो वेरी करती रहती है, यानी कि वेरी इन द सेंस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ आर प्रोडक्शन। हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कम भी होती है। उसमें से लेस करके हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट हम उसमें से लेस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। जनरली शॉर्ट रन में हम फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज नहीं करते, वो सेम रहती है। तो जब हम कॉस्ट लेस कर रहे हैं अपनी अर्निंग्स में से, सेल्स को आप एक तरीके से टोटल अर्निंग समझ लीजिए, जो हमारी मार्केट से हमें सेल्स करने से पैसा हमको मिला, रिटर्न्स मिले हमको, वो सेल्स में आ गया अमाउंट।
तो इन दोनों में, सेल्स में से हम इन दोनों कॉस्ट को जब लेस करते हैं तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो रही हैं। और उसके बाद से फिर ये EBIT EPS जो भी हम पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, कुछ भी जो हम कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी कॉस्ट पे कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कर रहे हैं, वो फाइनेंसिंग डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड फाइनेंसिंग लिवरेज भी इन्हीं सब से हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, जो हमने लिवरेजेस पढ़ी थी। सो दीज आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। ये हम ऑलरेडी स्लाइड पढ़ चुके हैं। जस्ट टू गिव यू द ओवरव्यू कि कहाँ पर EPS आ रहा है, लास्ट में EPS आ रहा है एंड EBIT यहाँ पे आ रहा है। यही एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, EBIT और EPS का एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड लास्ट पॉइंट इज EPS। यही हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं, वो हमें इनकम स्टेटमेंट से मिल जाती हैं दोनों चीज़ें, अपनी इनकम स्टेटमेंट से जो कंपनी की है। सपोज करिए हम ऐसा कुछ प्लान कर लेते हैं, हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं EPS को कैलकुलेट करने के लिए। ये सारे ऑप्शंस हैं कि अगर हम प्लान 1 अपना हमारा ये करते हैं कि हम उसमें EPS इज इक्वल टू EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे हमें डिवाइड करना है सभी में। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं दैट रिमेन सेम। सिर्फ जो ऊपर वाला आप देखेंगे न्यूमरेटर वो चेंज हो रहा है। वो चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि EBIT सभी में रहेगा कांस्टेंट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से ही हम EPS निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम डिबेंचर्स हमने लिया हुआ है तो हम उसका टैक्स रेट करेंगे डिडक्ट, अगर नहीं लिया हुआ है तो नहीं करेंगे। प्लान 1 में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ये कोशिश कर रहे हैं लेके कि ओनली इक्विटी शेयर से हम कैपिटल रेज करें। अगर सिर्फ हमने इक्विटी शेयर से ही पूरा अपना 100% ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर लिया हुआ है तब EPS का ये फॉर्मूला हो जाएगा। प्लान 2 में हम अज्यूम कर लेते हैं सपोज इक्विटी शेयर्स और डेट हमने दोनों लिया हुआ है। थर्ड में हम एक, ये तो प्रोस्पेक्टिव सिचुएशंस हैं कि हम कुछ भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन रख सकते हैं हमें रखना वो चाहिए जो कि हमें सबसे ज़्यादा अर्निंग्स पर शेयर दे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमको रखना चाहिए। अब हम क्या ओनली इक्विटी शेयर्स से रखें जो प्लान 1 कहता है, या ओनली शेयर्स एंड डेट से रखें, इक्विटी शेयर्स एंड डेट से, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स को ना लेके आए, या हम इक्विटी डिबेंचर्स जो डेट हम लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में और प्रेफरेंस शेयर्स ये तीनों रखें, या प्लान 4 के हिसाब से हम इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स रखें सिर्फ, यानी कि सिर्फ शेयर कैपिटल रखें और डेट कैपिटल ना रखें। ये सारे एक तरह से फॉर्म्स हैं कि हम ये सारे फॉर्म्स रख सकते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के। बट in order to choose that which of out of these plans or which we can also assume other situations also कि हम उनमें से कौन सा बेस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हम चूज करें। तो हम इस पर्टिकुलर एनालिसिस को या इन फॉर्मूलेज को हम बेसिकली एक इलस्ट्रेशन का एग्जांपल लेके फिर हम उसमें रखते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, या इलस्ट्रेशन है या न्यूमेरिकल है जिसको हमने सब कुछ अज्यूम किया है इसमें। तो मैं आपको पहले इसको समझा देती हूँ कि एग्जैक्टली ये है क्या, और फिर हम 1 बाय 1 अपने प्लान जो भी है, हम प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4 ये हमने एज्यूम कर लिए हैं इसमें, और फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसको हम रखेंगे। कोई भी कंपनी ABC XYZ कुछ भी नाम ले सकते हैं हम, हैज़ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 3 lakhs, यानी कि वो कंपनी ऑलरेडी रनिंग है। एग्जिस्टिंग का मतलब है कंपनी इज ऑलरेडी रनिंग और उसने पहले ही इक्विटी शेयर कैपिटल से 3 लाख रुपीज रेज किए हुए हैं। फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच का मतलब है एक शेयर की वैल्यू 100 रुपया है, तो 3 लाख शेयर की कितनी होगी, 3000 शेयर्स उसने मार्केट में बेचे हुए हैं। इस कंपनी ने ABC ने 3000 शेयर्स बेचे हुए हैं। तो जिसने भी सपोज मैंने 100 शेयर्स खरीद लिए तो 100 इंटू 100 करके 10,000 रुपीज़ मुझे पे करने पड़ेंगे, और मुझे आउट ऑफ दैट 3 lakhs मेरा शेयर हो गया 10,000 रुपीज़ मैंने पे करे, और प्लस शेयर आ गए वट एवर नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय 100 हम कर लेंगे, उस हिसाब से होगा। तो कंपनी ने 3 lakhs का शेयर कैपिटल रेज किया हुआ है, 100 रुपए का एक शेयर इशू करा हुआ है, तो 3000 शेयर यानी कि मार्केट में इशू करें। इट हैज डिसाइडेड टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस। अब कंपनी को कैपिटल की जरूरत तब पड़ती है, या तो वो स्टार्ट कर रही है कंपनी न्यू, तब कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, या फिर हम एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके में भी हमें कोई नई ब्रांच ओपन करनी है या कोई नया प्रोडक्ट ही लॉन्च करना है, तो उसके लिए हमें एक फैक्ट्री डालनी है, कुछ भी हो सकता है एक्सपेंशन का मतलब। तो उसके लिए हमें ऑफ कोर्स एक ह्यूज कैपिटल चाहिए होगी। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एडिशनल कैपिटल जो होगी वो 1 लाख रुपीज़ की हमें चाहिए।
यानी कि 3 लाख ऑलरेडी की कैपिटल है हमारी, इसको आप 3 लाख करोड़ भी ले सकते हैं, 1 लाख करोड़ भी ले सकते हैं, व्हाटएवर फिगर्स आर इमेजिनरी, यू कैन पुट इट एज पर यू, बट टू हैव द इजी कैलकुलेशन हमने छोटे फिगर्स रखे हैं। 3 लाख रुपए की में कोई ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो स्टार्ट नहीं होती है, बट जस्ट टू गिव द एग्जाम्पल वी कैन टेक एनी फिगर। तो हमें 1 लाख का एडिशनल कैपिटल रेज करना है मार्केट से। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम क्योंकि ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अर्निंग्स पर शेयर हमारा मोटो है कि अर्निंग्स पर शेयर को मैक्सिमाइज भी करना है, अर्निंग्स पर शेयर को मैक्सिमाइज करना है। तो हम कैसे रेज करें फंड मार्केट से कि हमें 1 लाख रुपीज मिल जाए, ठीक है। और शेयर वैल्यू जो है मार्केट में वो 100 रुपये है एक शेयर की वैल्यू, इक्विटी शेयर की, जो हम करेंगे मार्केट में। ना हमारे पास 4 सोर्सेज हैं, या चार हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक तो है कि हम सारी कैपिटल जो है 1 लाख रुपए जो हमको चाहिए वो हम इक्विटी से उठा लेते हैं। तो हम बेसिकली 1000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर देंगे, और जिसको जितने शेयर्स खरीदने हैं, 1 खरीदना है, 10 खरीदने हैं, 100 खरीदने हैं, उसके हिसाब से इंटू 100 करके वो पैसा पे करेगा और नंबर ऑफ शेयर्स वो अपने घर ले जाएगा, ठीक है। दूसरा प्लान है कि हम 1 लाख रुपए रेज करने के लिए 50,000 तो हम इक्विटी से करें और 50,000 हम डिबेंचर्स से करें, और डिबेंचर्स में हमें 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड प्लान आप देखिए, मैं पढ़ती हूँ सेकंड प्लान। यानी कि आधी कैपिटल हमने रेज कर ली इक्विटी से, 100 रुपये का एक शेयर हमने कर दिया। अभी हमें इक्विटी को कितना पे करना है ये हमें नहीं पता, यही हम कैलकुलेट कर रहे हैं ईपीएस कि हम कितना पर शेयर पे करने वाले हैं। 50,000 हमने सोच लिया, यानी कि 50-50 कर लिया, इक्विटी एंड डेट से 50-50 हमने रेज करना है, 50,000 50,000। प्लान 3 हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम सारा 1 लाख रुपया जो है सीधे सीधे डेब्ट से 10% इंटरेस्ट से हम उठा लेते हैं। प्लान 4 है टू रेज 50,000 थ्रू इक्विटी एंड 50,000 थ्रू 5% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स का को हम डिविडेंड देंगे, और उनका डिविडेंड जो अग्री हो गया वो 5% पे हमको मिल पा रहा है कहीं से। प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में जो हम इशू कर रहे हैं 5% के रेट से लोग हमें अपना पैसा हमारे पास लगाने के लिए रेडी है। तो हम 50,000 प्रेफरेंस से ले रहे हैं और 50,000 हम इक्विटी से ले रहे हैं। हमारा ईबीआईटी, अब हमें ईबीआईटी की जरूरत है, फॉर्मूले में ईबीआईटी का वैल्यू पुट करना है, तो हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वुड बी 75,000, यानी कि 75,000 रुपये का हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्निंग्स कर पाएंगे। और टैक्स रेट जो हमें गवर्नमेंट को देना है वो हमें अज्यूम कर रहे हैं कि 30% हमको देना पड़ेगा अपना जो भी हमारी अर्निंग होगी, ठीक है। विच प्लान डू वी थिंक दैट इट शुड बी, it should go for considering the one which should maximize EPS। हमारा अर्निंग्स जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा प्लान जो है अर्निंग्स मैक्सिमाइज कर रहा है, यानी कि जो भी हम इन प्लान जो 4 प्लान्स हैं इनका वैल्यू जो हम डालेंगे अभी फॉर्मूले में और निकल के आएगा जो भी रिजल्ट, उसमें से जिसका भी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा ना वो हमारी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज कर रहा है, हमारी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज कर रहा है, ठीक है। टू रेज, अब अर्निंग्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी। आप बोलेंगे थर्ड जो हमारा प्लान है इसमें तो हमारे पास इक्विटी है ही नहीं, तो फिर कहाँ से हम ईपीएस को कैलकुलेट कर रहे हैं। बट हमारे पास ऑलरेडी 3 लाख तो है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल तो ऑलरेडी 3 लाख का है हमारे पास, तो ये 3,000 भी तो हमारे पास शेयर्स हैं इक्विटी के, तो इनका वैल्यू फिर बढ़ जाएगा। हमारा मोटो है कि हम ईपीएस को रेज करना है। अब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल है या तो हम उसको उसके अर्निंग्स को बढ़ाएं, या एग्जिस्टिंग भी अगर हमारे पास और ऐड हो जाते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास ऑलरेडी 3,000 इक्विटी शेयर्स पुराने वाले पड़े हुए हैं, प्लस अगर हम और इक्विटी कैपिटल रेज कर रहे हैं तो उतने शेयर्स और ऐड हो जाएंगे। 3,000 प्लस 1 लाख अगर हम जैसा प्लान 1 कह रहा है तो 1,000 और इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो 4,000 हो गए। तो हमें अकॉर्डिंगली चेक करना है, इसीलिए मैं अब आपको ये प्रॉब्लम समझा दिया मैंने इजीली। अब हम प्लान 1 प्लान 2 जो भी ये हैं इसके हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा प्लान बेस्ट है हमारे लिए, विच इज इंक्रीजिंग आवर ईपीएस। प्लान 1 कह रहा है 1 लाख हमें शेयर करना है, 1 लाख हमको कैपिटल रेज करना है बाय इशूइंग 1,000 इक्विटी शेयर्स एट द फेस वैल्यू ऑफ 100। हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल 3 लाख है ऑलरेडी, फेस वैल्यू 100 का मतलब 3,000 हमारे पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स हम दे चुके हैं।
हमें अभी और एडिशनल 1 लाख जो करनी है, तो यानी कि हमारे पास 3000 हम ना भूलें कि ऑलरेडी हमारे पास 3000 इक्विटी शेयर्स हैं जिनके ऊपर हमको अर्निंग्स इनको भी देनी है कुछ ना कुछ डिविडेंड, और जो एडिशनल हम रेज करेंगे उनको भी देना है। 30% टैक्स रेट हमने एज्यूम किया हुआ था और हमारा EBIT 75,000 था। आप इसको चाहे 50,000 भी कर सकते हैं, बट जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी फिर अकॉर्डिंगली वो हम जगह पे वैसे ही करते हैं। बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन, ट्राई कैरिंग योर calculators while doing these calculations so that you are not wasting your time in your examination. Please carry those simple वाले calculators in your exams. तो EPS हमने बोला, EBIT को हम इंटू करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट विच वुड बी लाइक, एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमारे पास कितने हैं, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं हमारे पास 3000 तो पुराने वाले हो गए जो 3 लाख की कैपिटल रेज की हुई है, 1 लाख हम नया रेज करने वाले हैं तो उसके 1000 शेयर्स हो गए, यानी कि टोटल शेयर्स अभी हमारे पास 4000 है। तो 75,000 इंटू करेंगे हम 0.70 से डिवाइडेड बाय 4000, इट कम्स टू 13.12, यानी कि प्लान 1 में जो हमने सोचा कि हम डेट से नहीं उठा रहे हैं, हम प्रेफरेंस से कोई शेयर कैपिटल नहीं उठा रहे हैं, हम कहीं और से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, और टोटल 1 लाख की कैपिटल जो हमको एक्सपेंशन के लिए चाहिए वो हमने 1 लाख इक्विटी शेयर से ले लिया, और हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल की पूरी सिर्फ इक्विटी शेयर से है 3 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स 4000 टोटल हो गए, हमारी अर्निंग्स पर शेयर आया, एक शेयर पर अर्निंग आई 13 रुपया 12 पैसे। नाउ प्लान 2 के हिसाब से हम चलते हैं, जिसमें हमने एज्यूम किया था कि हम 50-50 रेज करेंगे डेट और शेयर कैपिटल्स, और शेयर कैपिटल में भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है, सिर्फ इक्विटी है। सेम चीज़ है 3 लाख 100, तो पर शेयर हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल का 3000 इक्विटी शेयर्स हो गए, टैक्स रेट भी हम एज्यूम कर रहे हैं सेम है, और EBIT भी हमारा सेम है 75,000। अब इक्विटी शेयर्स जो हम कह रहे हैं 50,000 हम यहाँ से करेंगे 100 रुपये की वैल्यू से, तो पिछली बार में हमारे एडिशनल जो शेयर्स थे वो 1000 थे क्योंकि हमने पूरी कैपिटल इक्विटी से उठाई थी, तो टोटल 4000 हमारे पास इक्विटी शेयर्स हो गए थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 50,000 उठा रहे हैं इक्विटी शेयर से, तो 500 नए आ गए, 3000 पुराने हैं, 500 इक्विटी शेयर्स नए आ गए, यानी कि 3500 शेयर्स आ गए हमारे पास, और बाकी जो 50% है 50,000 है उसको हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 5,000 हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो हम लेस करेंगे, 75,000 हमारी अर्निंग्स है, उसमें से हमने इंटरेस्ट लेस किया, अर्निंग्स EBIT में से इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से हमने इंटरेस्ट लेस कर दिया 70,000, और उसको हम इंटू कर रहे हैं 1 माइनस टैक्स रेट जो हमारा है 0.70 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यहाँ पर जो है हमारे वो 3500 ही रहे, प्लान 1 में हमारे पास वो 4000 हो गए थे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर्स नहीं था तो हमने यहाँ न्यूमरेटर में अबाउ जो हमने करा है वहाँ पे हमने इंटरेस्ट नहीं डेबिट करा, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट लेस करना पड़ रहा है क्योंकि 5,000 हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली हमारा क्योंकि EPS यहाँ पर बढ़ा इसलिए है क्योंकि जो हमारी अर्निंग्स पर शेयर हुई हैं वो हमारे पास, क्योंकि शेयर्स जो है वो कम हो गए, 4000 की जगह 3500 शेयर्स हो गए, तो हमारा अर्निंग्स थोड़ा सा बढ़ गया है इस प्लान की से, यानी कि सारा कैपिटल अगर हम इक्विटी से उठाते हैं और अगर हम इक्विटी और डेट दोनों से उठाते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं, तो प्लान 2 अभी तक बेटर है। प्लान 1 ने 13.12 दिया था, प्लान 2 ने हमको 14 दे दिया है अर्निंग्स पर शेयर, जो ज़्यादा है। प्लान 3 टू रेज फुल 1 लाख थ्रू डेट एंड फाइनेंस, गिव मी अ मिनट, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? सॉरी। सो टू रेज फुल 1 लाख थ्रू डेट फाइनेंसिंग, अब हमने थर्ड प्लान ये सोचा है कि हम इक्विटी से कुछ रेज नहीं कर रहे, और टोटल हम 10% डेट से हम टोटल 1 लाख रुपए रेज करेंगे, यानी कि 1 लाख का 10% हो गया हमारा 10,000 रुपये हमको कॉस्ट आएगा 1 लाख रुपीज़ को रेज करने का, जो हम न्यू कैपिटल कर रहे हैं, और पुराना जो है हमारा इक्विटी शेयर्स वो 3,000 ही हैं, बस वही लेंगे। तो इक्विटी शेयर्स हमारे बढ़े नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं बढ़े, लेकिन हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया इस 1 लाख को रेज करने के लिए, जो कि 10,000 रुपीज़ है। तो हम वही एज्यूम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल 3 लाख, फेस वैल्यू 100 है, तो 3000 पुराने इक्विटी शेयर्स हो गए, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल के EBIT 75,000 ही है, वही सेम है, टैक्स रेट भी 30% ही हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम 1 लाख रुपीज़ रेज कर रहे हैं डेट से,
10% से, तो 10,000 हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया अपने आप की, हमारा इंटरेस्ट जो हमें पे करना पड़ेगा वो EBIT में से वो 10,000 है। तो EBIT 75,000 में से हमने इंटरेस्ट लेस किया 10,000 और फॉर्मूले में वही इंटू करके हमने 0.70 से इंटू करेंगे। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यहाँ पर देखिए आप कि वो देखिए आपकी 3,000 ही है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स हमने रेज ही नहीं करे इस प्लान में। 1 लाख रुपीज में एक भी इक्विटी शेयर हमने रेज नहीं करा, तो वो 3,000 पुराने वाले ही रह गए। ठीक है, इसने हमको दिया EPS 15.16, यानी कि पिछले वाले प्लान से भी बेटर दे दिया। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। तो इसने हमको 15.16 इस प्लान में दिया है। इसमें हमने कोई इक्विटी से न्यू नहीं कैपिटल रेज किया। और प्लान 4 हमारे पास है कि अब हम इसमें तीनों चीजें ले रहे हैं, तीनों नहीं, 2 ले रहे हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, डेट नहीं ले रहे हैं। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स 3,000 है और हमने 50,000 और इक्विटीज में अगर ले लिए तो 500 और ऐड हो गए, यानी कि इक्विटी शेयर्स 3,500 हो गए और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हो गया 2,500 रुपये, क्योंकि 50,000 पे हमें सिर्फ 5% पे हमको प्रेफरेंस शेयर्स मिल गए। हमने एज्यूम किया था डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे 10%, प्रेफरेंस पे हम डिविडेंड पे कर रहे हैं 5%, तो 2,500 रुपये हमको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और हमारी टोटल इक्विटी जो शेयर्स हो गए वो 3,000 पुराने वाले और 500 न्यू वाले से 3,500 हो गए, 3,500 जैसे हम